हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है महेश्वर मोहनकोडो और मैं आज आपसे एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि है बेस्ड है डिजीजेस ऑफ मेज क्रॉप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जन इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं। और बेल आइकन दबाना मत भूलना फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो कि ICAR, JRF, ASRB, नेट, SRF, ARS एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इस कोर्स का प्राइस है ओनली 1000 रुपीज़ एंड इसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज देते हैं बाय नोट्स, PDF लेक्चर्स और क्वेश्चन पेपर्स, और हम रिवीजन भी कराते हैं थ्रू ई-बुक्स, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस क्वेश्चंस। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज पिंग ऑन द नंबर गिवन इन द स्क्रीन्स एंड ज्वाइन टू दिस कोर्स फॉर बेटर प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है डिजीजेस ऑफ मेज क्रॉप। सो बिफोर गोइंग टू नो द सिम्टम्स, हम ये पहले जान ले कि ये जो सिम्टम्स है ये प्लांट के किस किस पार्ट पे मेनली देखा जाता है, और इसके लिए हम थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं जो मेज प्लांट है उसका क्या क्या, मेज का मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में अगर हम आइडिया लेते हैं। तो एक टिपिकल मेज प्लांट में मेनली टेजल्स और सिल्क्स होते हैं, और ये पोएसी फैमिली का होता है, और इसके लिए इसका जो लीव्स है वो पैरेलल वेनेशन पे होता है और मोनोकोट लीव्स होते हैं ऐसा ही। और इसका जो ईयर है बोलते हैं, ईयर और ये जो इंटरनोडल सेक्शन है इधर आप देख सकते हैं, इस पोर्शन में बहुत सारा सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, और जो टेजल्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। टेजल्स और जो ईयर होता है, ईयर सिल्क्स एंड लीव सीथ, इस पर भी हमें सिम्टम्स देखने को मिलती है। तो हमारा जो पहला डिजीज है दोस्तों वो है टर्सिकम लीफ ब्लाइट, और इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? हेलिमेंथोस्पोरियम टर्सिकम। इससे ये हेलिमेंथोस्पोरियम टर्सिकम के कारण होता है, मतलब ये फंगस के कारण होता है ये हेलिमेंथोस्पोरियम टर्सिकम। और इसमें जो सिम्टम्स हम डिटेल्स में देखें, इसका जो सिम्टम्स है तो मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिम्टम्स होता है वो होता है एलिप्टिकल लीफ स्पॉट्स, मतलब जो लीफ स्पॉट है वो एलिप्टिकल होता है, क्योंकि ये जो लीफ होता है वो पैरेलल वेनेसेंस होता है, इसलिए सर्कुलर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता इधर। इसलिए एलिप्टिकल स्पोर्स, मतलब जो एलिप्टिकल स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स होते हैं वो मेनली देखने को पाई जाती है। और इसमें अगर हम डिटेल्स में इसका सिम्टम्स डिस्कस करें तो जो पहला आता है लॉन्ग एलिप्टिकल ग्रेइश ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रे कलर है इसका भी एक मतलब स्पेसिफिक कलर है इसका। कोनिडिया जो होता है, कोनिडियोफोर्स, वो ऑलिव ग्रीन से वेलवेटी मासेस, मतलब जो कोनिडियोफोर्स होता है उसका कलर ऑलिव ग्रीन होता है, इसलिए ये ग्रेइश ग्रीन होता है इसका कलर। टैन लेसेंस ऑन द लीव्स, मतलब जो लीफ होता है दोस्तों, ये लीव्स पर ऐसे डैमेज हो जाता है, जो फंगल एंट्री होती है लीफ एपिडर्मिस के ऊपर वहाँ ऐसे डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको लेसेंस बोलते हैं हम। जो एंट्री होता है फंगल्स, ये आउटर पार्ट्स में ऐसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है। द फंगस अफेक्ट्स द मेज एट द यंग स्टेज की शुरू में ही मेज को ये फंगस अटैक कर देती है। एंड स्मॉल येलोइश राउंड टू ओवल स्पॉट्स आर सीन ऑन द लीव्स। इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है येलोइश और ओवल। और इन फ्यूचर, मतलब जब मैच्योरिटी बढ़े प्लांट की और पैथोजन सब्सिक्वेंटली जब उसमें रह जाए तो ये क्या होता है, ये स्पॉट्स से इंक्रीज हो जाता है इन एरिया इनटू बिगर एलिप्टिकल स्पॉट्स, बड़ी बड़ी एलिप्टिकल स्पॉट्स हो जाती है। और इसका कलर भी जो होता है वो ग्रेइश ब्राउन से
इन द सेंटर विथ डार्क मार्जिन। ये जो ऐसा उसका स्पिंडल शॉफ्ट है, ये वाला ये ब्राउन मार्जिन होता है, इधर ये ब्राउन मार्जिन हो जाता है और इधर डार्क ग्रे कलर का भर जाता है मास उसके अंदर। इसीलिए ये जो सिम्टम्स होता है वो एक पैच की तरह फॉर्म हो जाते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो इधर नेक्रोसिस हो जाता है। एक टिपिकल नेक्रोसिस सिम्टम्स क्या होता है दोस्तों? नेक्रोसिस का मतलब है अगर हमें कोई मतलब जो अटैक होता है फंगस, वो जो पार्ट जिसमें एंट्री करता है क्या वह, या जिसमें जो सिम्टम्स देखने को पाई जाती है, वहाँ पर उस प्लांट टिश्यू का डेथ हो जाता है और वो क्लोरोफिल लेस हो जाता है और वो डेथ लेसेंस हो जाता है। यही इसको ही बोलते हैं नेक्रोसिस। और ये जगह जगह पर ऐसे फैल जाता है नेक्रोसिस, मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो पर्टिकुलरली एक एरिया पे वहाँ टिश्यूज और सेल्स डेथ हो जाती है, इसीलिए प्लांट डेथ जैसे अपीयरेंस हो जाता है। और अगर सीवियर केसेस हो जाता है, अनट्रीटेड रह जाए फील्ड में, तो ये हस्क तक भी एक्सटेंड करता है। जो कॉब होता है, कॉब उसमें जो हस्क होता है ये, वो हस्क में भी ये अफेक्ट कर देता है। अब मैनेजमेंट की बात करें कि टर्सिकम ब्लाइट को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो पहला जो है हमें जो फंगस का चेन ब्रेक करना चाहिए। तो वो चेन कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? वो क्रॉप रोटेशन के वजह से। क्रॉप रोटेशन के मतलब हम कंटिन्यूसली मेज ग्रो नहीं करेंगे। एक मेज सीजन के बाद फिर उसके बाद पल्सेस, फिर उसके बाद ऑयल सीड, फिर उसके बाद फिर से मेज। ऐसा रोटेशन करने पर जो फंगस का डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होता है दोस्तों, वो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स अब दूसरा क्रॉप में वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा और उसका डेथ हो जाएगा। वो डॉर्मेंसी ब्रेक होके उसका डेथ हो जाएगा। इसलिए जब हम मेज दोबारा ग्रो करेंगे तभी फ्रेश मेज को इन्फेक्ट करने के लिए कोई भी इनोकुलम, मतलब जो फंगस का जो डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स है, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स, वो सब नहीं होंगे। और अगर हो भी ग्रो भी करेंगे हम तो रेजिस्टेंस हाइब्रिड्स भी ही ग्रो करना चाहिए, जहाँ की बहुत लीफ ब्लाइट का बहुत प्रोन एरियाज है, उधर रेजिस्टेंस हाइब्रिड जैसे कि DHM1 का यूज़ करना चाहिए। और अगर हम केमिकल्स की बात करें तो मैंकोजेब ही बहुत ऐसा इफेक्टिव केमिकल है जो कि एट परफेक्ट स्टेजेस में अगर हम अप्लाई कर दे तो वो कंट्रोल कर सकता है एट द रेट 0.25% मैंकोजेब यूज़ करने पर। और अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिव होता है। इधर सीड ट्रीटमेंट विथ कप्टान एंड थायरम 4 ग्राम्स पर केजी यूज़ करना चाहिए। ये रिकमेंडेड डोज है जो ब्लाइट के लिए। इसके लिए इसका यूज़ करने से भी वो फंगस को ग्रो नहीं करने देता है और जो सीड मतलब जो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं उसमें भी ये देखने को नहीं पा जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिजीज़ की बात करें वो है पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रूट। और इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो 2 स्पेसीज होता है दोस्तों। एक है सेफालोस्पोरियम एर्सिमोनियम एंड सेफालोस्पोरियम मेडिस। ये दोनों ही स्पेसीज इसका इस डिजीज़ का कारण है। इसीलिए और जो इसका जो वास्कुलर बंडल्स होता है वो ब्लैक कलर के हो जाता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं दोस्तों कि जो वास्कुलर बंडल्स है वो श्रेडिंग होके ब्लैक कलर के बंडल हो गया है। इसीलिए इस डिजीज़ को हम ब्लैक बंडल डिजीज़ भी बोलते हैं एंड लेट विल्ट बोलते हैं। मतलब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है, कॉप भी फॉर्मेशन हो जाते हैं और उस स्टेज में ये विल्ट होता है। मतलब जो प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से जाइलम और फ्लोएम अफेक्टेड हो जाते हैं वास्कुलर बंडल से, इसलिए प्लांट को प्रॉपर मतलब न्यूट्रिशन और वाटर पहुंच नहीं पाती फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम, इसलिए ये विल्ट हो जाता है। इसीलिए इसको लेट विल्ट भी बोलते हैं हम। और सेफालोस्पोरियम इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो 2 तरह की सिम्टम्स इधर देखने को पाई जाती है। एक जो सिम्टम्स कॉज्ड बाय जो सेफालोस्पोरियम एर्सिमोनियम वो डिफरेंट होती है और डिफरेंट स्टेज ऑफ प्लांट्स में मेज डिफरेंट स्टेज ऑफ मेज प्लांट में मिलता है। और दूसरा है सेफालोस्पोरियम मेडिस जो कि एक अलग स्टेज में मिलता है और इसका सिम्टम्स भी डिफरेंट है।
तो जो पहले हमें चीज़ देखनी चाहिए, जो सिम्टम मतलब जो अटैक करता है सेफलोस्पोरियम एर्सिमोनियम, वो डव स्टेज में अटैक करता है। तो डव स्टेज मतलब क्या है दोस्तों कि जो वो कैरनाल्स होते हैं मेज में, वो मिल्की स्टेज के बाद डव स्टेज एंटर करते हैं। मतलब वो जो कैरनाल्स है वो हार्ड होना लगते हैं, इसलिए डफी एफियरेंस होता है उसको, इसीलिए उसको डव स्टेज बोलते हैं। तो इस स्टेज में जनरली सेफलोस्पोरियम एर्सिमोनियम अटैक करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट सिम्टम्स इज पर्पलिंग होता है, पर्पलिंग ऑफ लीव्स एंड स्टॉक्स। ये जो लीव वन स्टॉक होता है वो पर्पल कलर का हो जाता है, क्लोरोफिल वहाँ डिजनरेट हो जाता है। और द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स इज रेस्ट्रिक्टेड ब्लैकनिंग ऑफ वास्कुलर बंडल्स। आप इधर देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में, ये वास्कुलर बंडल्स जो है इधर ब्लैकनिंग हो गया है, इसलिए इसको ब्लैक बंडल डिजीज भी बोलते हैं। इसके कारण ये जो वाटर और मिनरल सप्लाई नहीं कर पाता है, विल्ट हो जाता है प्लांट। और दूसरा जो सिम्टम्स है वो श्रेडिंग ऑफ इंटरनोडल पिथ जो होता है, जनरली अगर हम प्लांट एनाटॉमी पढ़े तो ऐसा जो सर्कुलर पिथ होता है मोनोकोट पिथ्स, यहाँ जो सेंट्रल रीजन है उसको पिथ बोलते हैं। वहाँ पर ये वास्कुलर बंडल श्रेडिंग होके ऐसे पिथ को पूरा भर देता है दोस्तों, इसीलिए इसको ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो पाती है न्यूट्रिएंट्स। ब्लैकनिंग ऑफ वास्कुलर बंडल एक्सटेंड्स थ्रू इंटरनोड्स। इंटरनोड्स अगर प्लांट की बात करें हम, ये दो नोड होते हैं, इसका बीच का पोर्शन को हमें इंटरनोड बोलते हैं। तो ये इंटरनोडली वो वास्कुलर बंडल्स ब्लैकनिंग हो के ऐसा जाता है, और इसके कारण ये जो सिम्टम्स है पूरा रूट सिस्टम से सूट सिस्टम ट्रांसमिट हो जाती है। और अगर मेडिस की बात करें हम सिम्टम्स का, तो ये फ्लावरिंग स्टेज में दिखने को पाई जाती है। मतलब ये फ्लावरिंग स्टेज में प्लांट को इन्फेक्ट करता है एंड प्लांट स्टार्ट विल्टिंग। विल्टिंग का कारण आपने हमें बताया ना दोस्तों कि जो विल्टिंग होता है वो ब्लॉकेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से विल्टिंग हो जाता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और बेसिपिटलम मतलब नीचे से, मतलब जो रूट सिस्टम से अपर पार्ट तक, टेजल तक, बेसिपिटली डल ग्रीन अपीयरेंस ऑफ लीव्स हो जाते हैं। लीव्स जो होता है वो डल ग्रीन हो जाते हैं एंड लेटर ड्राई अप, मतलब फिर से सूख जाते हैं। एंड द लोअर इंटरनोड टर्न्स डिसकलर्ड, बिकम रेडिश ब्राउन एंड श्रंकन, सॉफ्ट एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स ड्राई एंड होलो। मतलब जो एपिडर्मिस होता है दोस्तों, ये एपिडर्मिस पूरा सूख जाता है, इसमें कोई और मतलब जो सेल्स और टिश्यू हो जाते हैं सारे डेथ हो जाते हैं, होलो हो जाता है। इसके कारण प्लांट में स्ट्रेंथ नहीं रहता है और वो गिर जाता है। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो क्रॉप सैनिटेशन, मतलब जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं इस फंगस का, उसको हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रॉपर वीड मैनेजमेंट और जो बर्न्स पे और सराउंडिंग एरियाज पे जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए और सैनिटेशन मेंटेन रखना चाहिए। और दूसरा यहाँ भी क्रॉप रोटेशन का रूल बहुत लागू होता है कि अगर हम मेज़ का क्रॉप के बाद अगर कोई ऑयल सीड या कोई पल्सेस या डिफरेंट कोई क्रॉप ग्रो करनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो फंगस है उसको डोरमेंसी का टाइम ही नहीं मिलता है। और वाटर स्ट्रेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, कि हमें वाटर स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए फ्लावरिंग के टाइम में, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम में सेफलोस्पोरियम मेडिस अटैक करता है और वो फंगस अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो तो अपने आप वो खिसक जाता है और वो ग्रो नहीं कर पाता फंगस, इसलिए फंगस का डेथ हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी फ्लावरिंग स्टेज में वाटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट इरिगेशन देना चाहिए प्लांट को। सीड ट्रीटमेंट विथ थायाराम एंड कैप्टेन इज ऑल्सो इफेक्टिव एट द रेट 3 ग्राम्स पर kg ऑफ सीड। अगर हम रेजिस्टेंस वेराइटी की बात करें तो DHM 103, DHM 105, हाई स्टार्च और गंगा सफ़ेद, ये सब रेजिस्टेंस वेराइटी है जो कि फंगस को रेस्ट्रिक्ट करती है ग्रोथ। सो इन हाईली प्रोन एरियाज दिस वेराइटीज शुड बी ग्रोन। द नेक्स्ट डिजीज इज चारकोल रोट। अगर हम चारकोल रोट का बात करें तो इसका नाम है चारकोल रोट, कैजुअल ऑर्गेनिज्म है मैक्रोफोमिना फेसियोलेना। क्या है कैजुअल ऑर्गेनिज्म? ये है मैक्रोफोमिना फेसियोलेना। तो इस जो फंगस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली जो है वो स्क्लेरोसिया। आप देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर में
ये जो सब स्क्लेरोसियल बॉडीज है, ये स्क्लेरोसियल बॉडीज वास्कुलर बंडल और जो स्टेम्स होता है उसमें पूरा भर जाते हैं, इसीलिए ये ब्लैक कलर का हो जाता है। और आप जब जानते हैं तो ब्लैक कलर का चारकोल भी होता है, इसलिए इसको चारकोल रोट बोलते हैं हम, क्योंकि ये पूरा स्क्लेरोसियल बॉडी से भरकर ब्लैक कलर हो जाता है। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। इसका सिम्टम्स हम डिटेल्स में पढ़े तो पहला जो मेन जो सिम्टम्स होता है प्लांट को देखने को हमें पाई जाती है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू हाइफी ऑफ द फंगाई ग्रोइंग इंटरसेल्युलरली थ्रू द जाइलम एंड इनटू द सराउंडिंग वास्कुलर टिश्यू। मतलब जो फंगस होता है वो प्लांट्स का कंडक्टिंग एलिमेंट, जो कंडक्टिंग एलिमेंट क्या है जाइलम, उसमें ऐसा ग्रो करती है। ग्रो करने के कारण ये एपिडर्मल सेल्स को चीर के सब कुछ फीड करके ऐसा चला जाती है। ये इधर जाइलम का ब्लॉकेज हो जाता है दोस्तों। इस जाइलम के ब्लॉकेज होने के कारण प्लांट को ठीक तरह से वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाती है। और दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है उसका द स्क्लेरोसिया ऑफ फंगस आर स्मॉल black spherical and are found on the inside of the vascular strands and these are numerous, मतलब बहुत होते हैं ये, enough to give the internal stalk tissue a grey color। इसका इतना ज़्यादा नंबर होता है कि ये प्लांट जो टिश्यू होता है उसका कलर भी चेंज कर जाते हैं। अगर हम नोटिस करें इसका सिम्टम्स तो चारकोल रोट फर्स्ट बिकम्स नोटिसेबल व्हेन कॉर्न इज इन टैजल स्टेज। जो टैजल स्टेज है इसका इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है। और लेटर अपर लीव्स ऑफ द कॉर्न विल ड्राई, मतलब ऐसा फैलता है जब तो अपर लीव्स ऑफ द कॉर्न ड्राई हो जाता है। अगर हम इन्फेक्टेड कॉर्न प्लांट्स को देखें तो उसका स्टॉक्स ऐसा श्रेडिंग हो जाता है, मतलब ये ऐसा टूट के ऐसा लेयर लेयर चला आता है, इसको हम श्रेडेड स्टॉक्स बोलते हैं। एंड द पिथ विल हैव कंप्लीटली रोटेड एंड लिविंग ओनली स्ट्रिंगी वास्कुलर बंडल्स, मतलब वास्कुलर बंडल्स जो होता है वो लूज होता जाते हैं, लूज हो जाकर ऐसा स्ट्रिंग की तरह हो जाते हैं, इसलिए वो ठीक से कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। The fungus can grow in the lower internode of the stalk as the plant matures। लोअर इंटरनोड्स में रहते हैं, लेकिन जब प्लांट मेच्योर होता है ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, causing the plants to ripen prematurely। मतलब जो मेज कॉब होता है वो प्री मेच्योर, मतलब टाइम से पहले वो मेच्योर हो जाता है। एंड वीकेन देयर स्टॉक्स, स्टॉक्स का फीडिंग कर देते हैं, इसलिए स्टॉक्स वीकन हो जाते हैं। उधर जो वेट भी कॉप्स का बढ़ जाता है, कॉजिंग बेकेज, मतलब जो टूट के गिर जाता है अनमेच्योर्ड फ्रूट्स। लॉजिंग इज ऑफ्टन कॉज्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ स्टॉक टिश्यू। अगर हम अभी हमने डिस्कस किया ना दोस्तों कि जो लॉजिंग होता है ये क्यों होता है लॉजिंग। लॉजिंग मतलब प्लांट अपने आप गिर जाना ड्यू टू वीक स्टेम्स एंड रूट्स। इस वीक क्यों होता है ये, क्योंकि फंगस वो अंदर ग्रो करके सारा फीडिंग कर देती है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो सप्लाई होता है वो रोक देती है। इसके कारण जो प्लांट होता है वो वीक हो जाता है, फिर अपने आप वो गिर जाता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो सीड ट्रीटमेंट हमें कार्बनडिज्म और कैप्टन 2 ग्राम्स पर केजी का करना चाहिए एट इनिशियल स्टेज सो दैट वी कैन प्रिवेंट इट। और टॉलरेंट वैरायटी है दोस्तों, वो टॉलरेंट वैरायटी जैसे कि SN 65, HWS 8029, दिव्या एंड जेनी आर ऑल्सो मोस्ट इफेक्टिव। एंड अवॉइड वाटर स्ट्रेस आफ्टर द फ्लावरिंग ऑफ द क्रॉप। जब फ्लावरिंग आता है क्रॉप में, उसमें हमें वाटर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, और जो एडिक्वेट इरिगेशन है वो सप्लाई करना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, मतलब द डोरमेंट स्ट्रक्चर से इस फंगस का वो ज़्यादा टाइम फील्ड में रहती है, इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल हमें ध्यान में देना चाहिए इधर कि लॉन्ग क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। मतलब not only one season, we have to follow it in 3-4 seasons, then after we can control the fungus at a appropriate rate। फील्ड सैनिटेशन मतलब जो कोलेट्रल होस्ट होते हैं और अल्टरनेट प्लांट्स होते हैं उन सभी को हमें रोकना चाहिए ड्यू टू प्रॉपर वीड मैनेजमेंट। इरिगेट द क्रॉप्स एट द टाइम ऑफ ईयर हेड मतलब जो कॉप्स फॉर्मेशन होते हैं उस टाइम
उस टाइम पे हमें इरिगेट करना चाहिए क्रॉप को। एंड ट्रीट द सीड्स विथ कार्बन डीजन एंड कप्टान एट 2 ग्राम्स पर केजी। सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें, जैसे कि हमने पहले बताया। रेजिस्टेंस वैरायटी की हम बात करें तो DHM 103, DHM 105 and Ganga Safed 2 is the most effective resistance variety to grow where the plant is more susceptible to this disease। और दूसरा जो डिजीज नेक्स्ट आता है हमारा वो है डाउनी मिल्डू। दोस्तों टोटली 7 टाइप्स ऑफ डाउनी मिल्डू होते हैं हमारे, लेकिन उसमें 4 बहुत ही इकोनॉमिकली डैमेज करते हैं। तो हम जो देखें पहली डाउनी मिल्ड्यू वो है सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू, जिसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है पेरानोस स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी। इधर सॉर्गम में ये पहले देखने को पाई गई और सॉर्गम को बहुत इफेक्ट करता है, इसीलिए इसको पेरानोस स्क्लेरोस्पोरा सॉर्गी बोल के नाम दिया गया है। और ये फिलीपाइंस में भी देखने को पाई जाती है, इसलिए इसको पेरानोस स्क्लेरोस्पोरा फिलीपाइंसेस भी बोलते हैं। और इसका जो सिम्टम्स हम ध्यान से देखें तो इस फिगर पे हम फोकस कर सकते हैं। ये सॉर्गम डाउनी मिल्ड्यू है। जो सिम्टम्स है इसका वो रेडिश तरह के स्पॉट्स हो जाते हैं प्लांट में, और क्लोरोसिस हो जाते हैं, मतलब एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल हो जाता है, ऐसे स्ट्रिक्स लाइक, मतलब जो स्ट्रिक्स के फिर पस्ट्यूल्स की तरह रेडिश स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट जो डाउनी मिल्ड्यू है उसका बात करें तो ये है क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू। क्रेजी टॉप जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो किसके कारण होता है? स्क्लेरोपाठा माइक्रोस्पोरा। माइक्रोस्पोरा जो है इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो टेजल स्टेज, मतलब जो टेजल होता है जहाँ पे, वहाँ बंच की तरह फॉर्म हो गया है। इधर आप देख सकते हैं ये बंच की तरह फॉर्म हो गया है। और ये जो वास्कुलर बंडल से इसका पूरा मतलब छोटा हो जाता है, इंटर नोड्स होता है वो पूरा छोटा है कि होके ऐसे ऑड मतलब ऑड स्ट्रक्चर की तरह हो गया है। यही है उसका मेन सिम्टम, जिसको हम क्रेजी टॉप बोलते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू, मतलब एक ब्राउन स्ट्रिप होता है, पैरेलल वेनेसेंस होता है, वो वेन्स पूरा क्लोरोसिस होके ब्राउन स्ट्रिप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर पे। ये जो ब्राउन स्ट्रिप जहाँ पे होता है वहाँ कोई भी वाटर और मिनरल्स कंडक्ट नहीं होती है, इसलिए ये डेथ हो जाता है टिश्यू का। इसी के कारण इसका कलर ग्रीन से वाइट फिर ब्राउन हो जाता है। और अगर हम लास्ट जो अगर हम लास्ट जो डाउनी मिल्ड्यू की बात करें वो है शुगर कैन डाउनी मिल्ड्यू। इसको क्यों शुगर कैन बोलते हैं? क्योंकि ये शुगर कैन में मेनली देखने को पाई जाती है। और इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो है पेरानोस स्क्लेरोस्पोरा सैकराई। जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है इसका पेरानोस स्क्लेरोस्पोरा सैकराई। और इसमें भी स्ट्रीक्ड अपीयरेंस होता है, मतलब स्ट्रीक करके जो क्लोरोफिल होता है वो पूरा मतलब क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोफिल गायब हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर पे। अगर हम टिपिकली डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन देखने को पाई जाती है चारों डाउनी मिल्ड्यूज में। अगर हम कुल मिला के एक नेट इफेक्ट में बात करें तो द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोटिक स्ट्राइक। सभी में क्लोरोटिक स्ट्राइक्स एक कॉमन सिम्टम है जो देखने को पाई जाती है। एंड द प्लांट एग्जिबिट स्टंटेड एंड बुशी अपीयरेंस ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स। इसलिए क्रेजी टॉप इसी के कारण होता है दोस्तों। जो इंटरनोड्स होता है वो शॉर्टनिंग हो जाता है, मतलब उसका लेंथ रिड्यूस हो जाता है। वाइट डाउनी ग्रोथ कैन बी सीन ओनली ऑन द lower surface of leaf but also on the chlorotic strikes। मीन्स जो डाउनी ग्रोथ होता है वो प्लांट के जो लीफ शीट होता है उसके नीचे जो डाउनी ग्रोथ हमें देखने को पाई जाती है। अफेक्टेड लीव्स ऑफ्टन टीयर लीनियरली कॉजिंग श्रेडिंग, मतलब जो लीफ होता है वो ऐसा टूट जाता है बीच बीच में ड्यू टू द लीनियर श्रेडिंग। लीनियर श्रेडिंग मतलब ऐसा पैरेलली टूट जाता है। The downy growth also occurs on bracts
ऑफ ग्रीन अनओपन मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स में जो टेजल्स होते हैं, हमने पहले जो बताया टेजल्स होते हैं, वो मेल फ्लावर्स है, उसमें भी ये डाउनी ग्रोथ होते हैं। The important symptoms of disease is the partial or complete malformation of tassels into mass of narrow twisted leaf structures। जो tassels होता है, जो क्रेजी टॉप की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो क्रेजी टॉप के बारे में बता रहा है हमें कि जो tassels होते हैं वो नहीं होते, उसके जगह हमें क्या मिलता है, मास ऑफ नैरो ट्विस्टेड लीफी स्ट्रक्चर्स। लीफी स्ट्रक्चर छोटा, ऐसे छोटा छोटा लीव्स होके होते हैं, जैसे कि हमने देखा पहले स्लाइड में, वो बंची होके पूरा बुशी स्ट्रक्चर हो जाता है। प्रोलिफरेशन ऑफ एक्सिलरी बड्स ऑन द स्टॉक ऑफ टैजल्स एज वेल एज द कॉब्स इज वेरी कॉमन, इसीलिए इसको क्रेजी ट्रॉप डिजीज बोलते हैं। जो दूसरा डिजीज है हमारा वो है कॉमन स्मट। स्मट को हम जनरली बॉयल स्मट भी बोलते हैं, यहाँ मेज में इसको बॉयल स्मट भी बोलते हैं और ब्लिस्टर स्मट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्मट होता है ये एडिबल स्मट होता है दोस्तों। एक स्टेज होता है इसका, इसे लोग खाते हैं, इसलिए इसको बॉयल करके खाते हैं, इसलिए इसको बॉयल स्मट बोलते हैं। और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है यूस्टिलागो मेडिस और यूस्टिलागोजिया भी बोलते हैं इसको। अगर हम इस फिगर्स पे देखें तो ये सब पफ्ड अपीयरेंस, गॉल लाइक ट्यूमर्स जो है ये उसका अपीयरेंस देता है, इसीलिए इसको गॉल स्मट भी बोलते हैं। अगर हम टिपिकली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोस्ट ऑब्वियस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्यूमर लाइक गॉल्स हो जाता है। इधर गॉल्स मतलब एक एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ, मतलब प्लांट के जो पार्ट्स में एक छोटा सा ऐसा एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ बढ़ के पूरा बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके हमें उसका सेल डिवीज़न कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसको ट्यूमर लाइक गॉल्स बोला गया है। लाइक अदर स्मट डिजीजेस, मतलब द कॉमन स्मट है ये दूसरे स्मट्स की तरह ही टीलियोस्पोर्स स्मूदी मासेस में इन्फेक्टेड होस्ट में पाई जाती है, जिसका पाउडरी अपीयरेंस है ओके, ये पूरा कॉब में, लीफ में हर जगह भर जाती है। As the galls begins to mature, interior tissue becomes semi-fleshy and streaks of black tissues occurs as teliospores। तो हमने दोस्तों बताया कि जैसे टिपिकली जो स्मट होता है वहाँ पर टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर का पाउडरी स्मूथी पाउडरी की तरह टिश्यूज़ के अंदर भर जाते हैं, और इधर भी वही देखने को पाई जाती है। और हमने जैसे बताया कि दोस्तों कि ऐसे जो अगर जो गॉल्स हो वो गॉल्स अगर फ्रिम हो जाए तो एक पर्टिकुलर स्टेज में उसे मैक्सिकन लोग खाना पसंद करते हैं, इसलिए इसको एडिबल स्मट भी बोलता है। और इसके लिए इसको समटाइम्स इट इज़ रेफर्ड एज मेज मशरूम की तरह देखने को पाई जाती है, इसलिए इसको मेज मशरूम भी बोलते हैं और मैक्सिकन ट्रफल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको मैक्सिकन पीपल ज़्यादातर खाना पसंद करते हैं। और नेक्स्ट जो हम बात करें डिजीज़ की वो है कॉमन रस्ट। रस्ट का मतलब, रस्ट का नाम ही सुनते ही हमें रेडिश ब्राउन स्पॉट्स जो है वो लीफ पे आ जाता है, आप जैसे इधर इस फिगर में देख सकते हैं। तो इधर कॉमन रस्ट कौन कॉज करता है, पक्सीनिया सॉर्गाई की, मतलब सॉर्गम में ये ज़्यादातर क्रॉस करते हैं और पहले सॉर्गम में देखने को पाई गई, इसलिए इसको पक्सीनिया सॉर्गी मतलब नाम दिया गया है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ कॉमन स्मट आर क्लोरोटिक फ्लेक्स, मतलब ऐसा छोटा छोटा फ्लेक्स होते हैं, आप इधर देख सकते हैं ये एक क्लोरोटिक फ्लेक्स है ऑन लीफ सरफेस, लीफ में फ्लेक्स हो जाते हैं। और दूसरा जो है दिस सून डेवलप इनटू पाउडरी ब्रिक रेड पस्ट्यूल्स। ये जो पस्ट्यूल्स होते हैं दोस्तों इसके अंदर यूरिडोस्पोर्स होते हैं, और आप तो जानते ही कि यूरिडोस्पोर रेड कलर का होता है, इसलिए ये ब्रिक रेड पाउडरी पस्ट्यूल्स थ्रू द लीफ सरफेस दे डेवलप एंड मतलब जो हवा में ऐसा फैलते हैं। और पस्ट्यूल्स आर ओवल एंड इलोंगेटेड, इसका शेप जो है वो ओवल एंड इलोंगेटेड होता है, 1/8 इंच लॉन्ग का होता है, और स्कैटरी स्पैर्सली ऑन क्लस्टर टुगेदर, मतलब जो टुगेदर एक ही साथ ये विंड में हम हवा के झोंके से ये उड़ता है। एज द पस्ट्यूल्स एज द रेड स्पोर्स टर्न ब्लैक, क्यों ब्लैक हो जाते हैं दोस्तों, ये इरिडोस्पोर्स टीलियोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये इसका इसीलिए इसका रेड के
रेड से ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। सो द प्लस्ट्यूल्स अपीयर ब्लैक एंड कंटिन्यू टू इरप्ट थ्रू द लीफ सरफेस से उड़ते हैं। हस्क्स, लीफ सीड एंड स्टॉक्स ऑल्सो में भी इन्फेक्ट होते हैं जब सीवियर स्टेज हो जाता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैंकोजेब बहुत इफेक्टिव है इसका स्प्रे करने के लिए, और दूसरा है जो ऑल्टरनेट होस्ट को हमें रिमूव करना चाहिए। नेक्स्ट एक वायरल डिजीज पे हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज है मेज में वो है मोजाइक। मोजाइक कौन कॉज करता है दोस्तों? जो मोजाइक है वो कॉज्ड बाय मेज ड्वार्फ मोजाइक वायरस। ये फैमिली को बिलोंग करता है पोटीविरिडी। क्यों इसका नाम पोटीविरिडी दिया गया है दोस्तों? क्योंकि ये जो वायरस है वो पहले पोटैटो में देखने को पाई गई है, इसीलिए इसको पोटीविरिडी बोल के दिया गया है। और जो मतलब जो मेज का है वो सिमिलर सिम्टम्स ही पोटैटो में देखने को पाई जाती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स हैव ए स्टिपल्ड स्मॉल डिस्कलर्ड स्पेक्स। जो मतलब जो डिस्कलर्ड स्पेक्स होते हैं वो छोटे छोटे तरह होते हैं, मॉटल और मोजाइक ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन दैट में डेवलप इनटू नैरो स्ट्रिक्स। वो छोटे छोटे स्पॉट्स होने के बाद ये पूरा लंबाई से ऐसा फैलता है। एट द यंगेस्ट लीव्स, मतलब जो सीडलिंग स्टेज में होते हैं उसी से ही ये फैल जाता है। देर मे बी शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनेट्स कॉजिंग ए स्टंटेड बंची अपीयरेंस ऑफ द, मतलब जो मोजाइक का टिपिकल सिम्टम्स होता है वो है बंचिंग एंड बुशी अपीयरेंस, जो कि यहाँ भी देखने को पाई जाती है। एज द प्लांट्स मैच्योर एंड टेम्परेचर rise, mosaic symptoms often disappear and the young leaves become more yellow। मतलब जब प्लांट मेच्योर हो जाता है और टेम्परेचर मतलब सनी क्लाइमेट के अंदर अगर हम मेज ग्रो करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है दोस्तों सनी समर सीजन्स में, तो वहाँ पर क्या होता है जो मोजाइक सिम्टम्स होके डिसअपियर होके यंग लीव्स मोर येलो हो जाते हैं। एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स आर प्री डिस्पोज्ड टू रूट रॉट। रूट का जो रॉटिंग हो जाता है इसके कारण प्लांट मर जाता है। एंड मे बी बैरन और हैव स्मेल ईयर्स विथ कर्नल ओवर्सन। कर्नल ओवर्सन मतलब जो ग्रेन्स होते हैं कर्नल से ऐसा टूट के गिर जाते हैं दोस्तों। ये जो ग्रेन्स होता है इसका ओवर्सन हो जाता है, मतलब वो हस्क निकल आता है अपने आप। और इसका जो ट्रांसमिशन ऑर्गन वेक्टर है वो एक वायरस डिजीज हमेशा वेक्टर के कारण मतलब दूसरे फील्ड में या दूसरे प्लांट में इन्फेक्ट कॉज करता है। और यहाँ जो वेक्टर है वो मेनली एफिड है एंड लीफ हॉपर है, और एक पर्टिकुलर लीफ हॉपर है जो कि ये कॉज करता है, उसका नाम है पेरिग्रिमिस मेडिस। मतलब जो पेरिग्रिमिस मेडिस होता है दोस्तों वो मेनली मोजाइक डिजीज करता है मेज में। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ये वेक्टर को हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स इज द मेन इफेक्टिव स्टेप इन मैनेजमेंट। और जो अगला स्टेप है वो है वीड मैनेजमेंट। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर की हम बात करें तो वो है जिंक डिसऑर्डर इन मेज, जिसको हम एक नाम दिया गया है वो है वाइट बड ऑफ मेज। क्यों वाइट बड ऑफ मेज बोलते हैं? क्योंकि लीफ जो होता है वो जिंक डिफिशियंसी के कारण वाइट हो जाती है, स्ट्राइक्ड हो जाती है, और छोटा छोटा रेडिश टू नेक्रोटिक ब्राउन डिस्कलरेशन होता है मार्जिन पे और बेसल प्लांट्स पार्ट्स में। और डेफिशिएंसी जब सीवियर हो तो ये सिम्टम्स देखने को पाई जाती है, वरना क्लोरोटिक येलो और वाइट वेन्स होते हैं, इसलिए इसको वाइट बड बोलते हैं। इंटरनल नोड ग्रोथ इज रेड्यूस एंड लीड्स टू स्टंटेड अपीयरेंस। मतलब जो ग्रोथ होता है वो रिड्यूस हो जाता है और प्लांट छोटा दिखता है। मतलब एज होने के बाद भी प्लांट का पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद भी प्लांट नहीं बढ़ता है, इसलिए इसको इंटरनल ग्रोथ रुक गई है और रिड्यूस हो गई है और लीड्स टू स्टंटेड अपीयरेंस। और जो एप्लीकेशन होता है मतलब जो मैनेजमेंट होता है उसमें हम जेडन-एसओ4 जिंक सल्फेट, इसको जिंक डेफिशिएंसी है ना दोस्तों, इसलिए हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जिंक अगर सप्लाई कर दे प्लांट को तो ये सिम्टम्स डिसअपियर हो सकते हैं और प्लांट अपना नॉर्मल ग्रोथ लीड कर सकता है। इसीलिए 20 to 30 kgs ऑफ जिंक 20 to 30 kgs ऑफ जिंक एज जिंक सल्फेट जेडन-एसओ4 पाउडर की तरह एक हेक्टर लैंड में सप्लाई की जाती है, जिसके कारण ये सिम्टम्स हमें देखने को नहीं पा जाती है और कंट्रोल हो सकती है। तो ये था दोस्तों मेज के इम्पोर्टेंट डिजीज़ और मेजर डिजीज़। वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकते हैं। थैंक यू।